अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 676 से 680। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 676 विपत्ति को दूर करना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 676 विपत्ति को दूर करना। सन मून डिवाइन हॉल के 19 सदस्य भाग गए। एक सांस लेने में लगने वाले समय से भी कम समय में सन मून सेक्रेड आर्क में प्रवेश कर गए। कहीं ऐसा न हो कि भयावह काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपना मन बदल लिया हो। जहाज के दरवाजे के बंद होने के बाद सूर्य चंद्रमा पवित्र जहाज एक झटके में क्षितिज में चला गया और असीमित बर्फबारी के बीच गायब हो गया, जो अपने पीछे केवल धीरे धीरे फैलने वाली ठंडी धारा छोड़ गया। जब वे पहुंचे तो उनके पास कुल मिलाकर 20 लोग थे, जिनमें यंग मास्टर, 4 महान बुजुर्ग और 15 दुर्जेय संरक्षक शामिल थे। मूल रूप से उनका मानना था कि यह लाइनअप पूरी तरह से अत्यधिक है, जैसे चिकन को मारने के लिए कसाई के चाकू का उपयोग करना। लेकिन उनके आने के कुछ ही समय बाद वे यूचे को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इसके बजाय उन्होंने अपने एक महान बुजुर्ग को खो दिया था। इसके अलावा ऐसी स्थिति में पीछे हटना पड़ा। उनके दिल डर से कांपते रहे, क्योंकि उनका पूरा शरीर ठंडे पसीने से तब तक भीगता रहा जब तक कि सूर्य चंद्रमा का पवित्र जहाज कई 100 किलोमीटर दूर नहीं उड़ गया। वे चले गए, आखिरकार चले गए। एक सम्राट की प्रबल आभा, जिसके कारण वे सभी लोग कांपने लगे थे जो इसे महसूस करते थे, बिना किसी निशान के गायब हो गए, और आसपास का वातावरण, जो पहले आभा से संतृप्त था, सामान्य हो गया। सन मून सेक्रेड आर्क की घबराई हुई उड़ान के बाद फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की महिलाओं को राहत महसूस करनी चाहिए थी, लेकिन वे सभी हवा में तैर रहे काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को घूरकर देख रही थी। उन्होंने उसे ऐसे देखा मानो वे किसी देवता को देख रहे हों। मुरोंग क्यानिक्स्यू ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक कनिष्ठ अभिवादन के साथ एक वरिष्ठ ने कहा, जूनियर मुरोंग क्यानिक्स्यू, फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की ओर से। वरिष्ठ को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद। हे, काले लबादे वाला बूढ़ा धीरे से हंसा। सीनियर मास्टर मुरोंग, सीनियर कहे जाने के कारण मैं स्वीकार नहीं कर सकता। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आवाज ने मुरोंग क्यानिक्स्यू को अवाक कर दिया। उसने आश्चर्य से काले कपड़े पहने उस व्यक्ति की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसके पीछे फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की सभी महिलाएं भयभीत थीं, चूंकि इस आवाज में इसकी पिछली गहराई, उदासीनता और उम्र का पूरी तरह से अभाव था। ये स्पष्ट रूप से यूचे की आवाज थी। वाह! एक लंबी सांस छोड़ते हुए काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर जोरदार बिजली चमकी और वह बर्फीली जमीन पर जोर से गिर गया। आह, बड़े भाई! यूचे घबराकर चिल्लाया। जल्दी से काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी के पास गया और उसने अपने शरीर का इस्तेमाल उसकी मदद करने के लिए किया। इस समय काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति के शरीर में पिछला सारा पृथ्वी विभाजन करने वाला दबाव नहीं था, बल्कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह कमजोर दिखाई दे रहा था जो मृत्यु के करीब था। मुरोंग क्यानिक्स्यू और अन्य लोगों ने निराशा से एक दूसरे की ओर देखा। म्यूलानी ने चुपचाप पूछा, असगार्ड मास्टर, ये कैसे हुआ? वरिष्ठ, वह नहीं, यह नहीं। यूचे ने अपना हाथ लहराया और हकलाते हुए कहा, मैं असगार्ड मास्टर नहीं हूँ, बिग ब्रदर असगार्ड मास्टर है। आह, वह बड़ा भाई है। काले लिबास वाले बूढ़े आदमी के कपड़े पीछे से छिल गए थे, जिससे आश्चर्यजनक रूप से यूचे का चेहरा नीचे दिखाई दे रहा था। बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे यूचे वर्तमान में उसे खड़े होने में मदद कर रहा था। जिस यूचे ने अपने काले वस्त्र उतार दिए थे, उसका चेहरा बेहद पीला था और उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, तेजी से और जोर जोर से सांस अंदर बाहर हो रही थी। वह लकवाग्रस्त होकर वहीं पड़ा रहा, काफी देर तक उठने में असमर्थ रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि उसके चेहरे पर हंसते हुए एक संतुष्ट भाव प्रकट हुआ। बहुत अच्छा, मेरी ड्रैगन सोल काफी देर तक टिकने में सक्षम थी। वाह! उसकी आवाज अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी, लेकिन यह निश्चित रूप से यूचे की आवाज थी। दूसरी ओर यूचे, जो उसे खड़े होने में मदद कर रहा था, उसकी आवाज किसी अजनबी की थी। यूचे भी जल्दी जल्दी अपना चेहरा पोंछ रहा था और उत्सुकता से अपना चेहरा नीचे दिखा रहा था। कहा, बड़े भाई, आपको ठीक होना होगा। आपकी आभा, यह इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? मैं ठीक हूँ। यूचे ने अपना सिर हिलाया। हल्के से हंसते हुए उन्होंने आगे कहा, मैंने बस अपनी ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग किया। मैं बस थक गया हूँ, थोड़ा आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। वह काले कपड़े वाला बूढ़ा व्यक्ति, जिसने सन मून डिवाइन हॉल को पूरी तरह से डरा दिया था, जिससे वे डर के मारे पीछे हट गए थे, वही यूचे बन गया था। इसके अलावा यूचे एक अजनबी बन गया था, जिसके कारण फ्रोजन क्लाउड असगार्ड महिलाएं उन्हें मूर्खतापूर्ण ढंग से घूरने लगी,
यूचे और जियोयू को धुंधली नजरों से देखने लगी। चू युली ने हैरानी से कहा, असगार्ड मास्टर, ये कैसे हुआ? यह मेरा सौतेला भाई है। जियोयू, युनचे ने कहा, जिसकी गहरी आभा थोड़ी शांत हो गई थी, क्योंकि वह जियोयून के कंधे को उधार लेते समय कठिनाई से उठा था। पहले वह गहन जहाज के भीतर था। मैंने उसे अपने रूप में प्रच्छन्न किया। अभी जब मैं अचानक गायब हो गया और गहन जहाज में प्रवेश कर गया, तो जिस मैं को आप सभी ने बाहर निकलते देखा, वह वही था। उद्धरण चिन्ह ... हर कोई, परी बहने, आह, और वरिष्ठ बहने, मुझे जियोयू कहा जाता है। जियोयून हकलाते हुए बोला, बोलते समय अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इन महिलाओं में से किसी एक का सामना करने से, जो बिल्कुल बर्फ जैसी अमर थी, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी और वह सुसंगत रूप से बोलने में सक्षम नहीं होता था। अचानक इतने सारे लोगों का सामना करना तो दूर की बात है, यदि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो शायद वह विश्वास नहीं कर पाता कि इस दुनिया में इतना अप्रत्याशित वंडरलैंड है। युनचे ने हंसते हुए कहा, जहाँ तक मेरे तथाकथित मास्टर की बात है, शुरू से ही वह मैं ही था। जियोयून की प्रतिक्रिया के संबंध में वह थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं था। ये सब दिखावा था। युनचे समझ गए कि वे हतप्रभ थे और मुस्कुराते हुए बोले, मैंने ऐसी प्रभावशाली आभा उत्पन्न करने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया। जहाँ तक उस तारे की आग का सवाल है जिसने येशी को मार डाला, मैंने उसे फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल में कुछ घंटे पहले ही तैयार कर लिया था। जहाँ तक बाकी सब चीजों की बात है, मैंने उन्हें डराने के लिए ये सब गढ़ा है। स्वर्गव्यापी शक्ति जो सन मून डिवाइन हॉल को डराने में सक्षम थी, स्वाभाविक रूप से यूचे की ड्रैगन सोल से थी। उसने ड्रैगन सोल की जबरदस्त शक्ति को जारी करने के लिए ड्रैगन गॉड सोल से आग्रह करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हालांकि यूचे की वर्तमान शक्ति ड्रैगन गॉड सोल की सारी शक्ति को बाहर लाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अंत में यह अभी भी ड्रैगन गॉड से थी और भगवान के स्तर पर एक शक्ति थी। भले ही यह इसका केवल एक उथला हिस्सा था, फिर भी यह शक्तिशाली राजाओं को भय से कांपने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इस दबाव की ताकत की तुलना ड्रैगन सोल डोमेन से नहीं की जा सकती, जो दुश्मनों के दिमाग को एक पल में हरा सकता है, लेकिन इस दबाव को बनाए रखने के लिए युनचे द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा अभी भी बहुत बड़ी थी। इसे इस्तेमाल करने से पहले उन्हें ये भी नहीं पता था कि वह इसे कितने समय तक बरकरार रख पाएंगे। आज जुआ खेला गया। सौभाग्य से वह सफल हो गया था। येशी को नष्ट करने से सन मून डिवाइन हॉल दूसरी दुनिया की बर्फ जैसी नीली लौ से भयभीत होकर उड़ गया। वह लौ यूचे की फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स और फीनिक्स की लपटों का मिश्रण थी, जिससे आइस फ्लेम का निर्माण हुआ। युनचे को आइस फ्लेम बनाने में काफी समय लगा। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से एकाग्र करना था और कोई गड़बड़ी नहीं करनी थी। लड़ाई के दौरान या दुश्मनों का सामना करते समय इसका उपयोग करना बिल्कुल अवास्तविक था। बर्फ की लपटों के दो समूह जिनका उपयोग उन्होंने सन मून डिवाइन हॉल के खिलाफ किया था, उनके आगमन से पहले फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल में उनके द्वारा बनाए गए थे। लेकिन सारी ऊर्जा निर्मित होने के बाद स्वाभाविक रूप से नष्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही उसने निर्माता के शरीर को छोड़ा, विशेषकर अन्य वस्तुओं को छूने पर, उसकी शक्ति विस्फोटित हो गई और शून्य में बिखरने लगी। इसके अलावा एकमात्र व्यक्ति जो आइस फ्लेम बनाने और उस पर पकड़ बनाने में सक्षम था, वह स्वाभाविक रूप से युनचे था। लेकिन भले ही युनचे इसे पहले से बना सकता था, लेकिन सन मून डिवाइन हॉल में आते ही वह आइस फ्लेम को आसानी से बाहर नहीं निकाल सका। यदि उसने ऐसा किया होता, निवारक कारक उतना मजबूत नहीं होगा और वह अपने सभी पत्ते मेज पर रखकर बिल्कुल मजबूत और अकारण स्वामी की छवि बनाने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन यूचे के पास आइस फ्लेम के लिए एक बेहद खास कंटेनर था, जो स्काई पॉइजन पल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्काई पॉइजन पल पहले ही उसके शरीर में समाहित हो चुका था और उसे उसके शरीर का हिस्सा माना जा सकता था। चूंकि उनके द्वारा बनाई गई बर्फ की लौ केवल उनके शरीर के भीतर ही रखी जा सकती थी, इसलिए इसे स्वाभाविक रूप से स्काई पॉइजन पल के साथ भी संग्रहित किया जा सकता था। परिणाम स्वरूप जब युनचे ने फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल में आइस फ्लेम के 2 बैच बनाए थे, तो उन्होंने इसे स्काई पॉइजन पल में डाला था। फिर भी भले ही यह स्काई पॉइजन पल में था कि शक्ति बर्फ की ज्वाला अभी भी थोड़ी सी बुझ जाएगी। युनचे ने येशी को खत्म करने के लिए बर्फ की ज्वाला का जो बैच इस्तेमाल किया था, वह फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल में बनाया गया पहला बैच था और परिणाम स्वरूप यह अधिक नष्ट हो गया था। बाद वाले बैच की तुलना में ये केवल आधा था आकार। ड्रैगन गॉड सोल का दबाव सन मून डिवाइन हॉल को डराने के लिए पर्याप्त था, लेकिन यह उन्हें भागने के लिए डराने के लिए पर्याप्त नहीं था। आज शुरू से अंत तक युचे ने बर्फ की लौ पर सबसे अधिक भरोसा किया था। उस समय जब युचे केवल अर्थ प्रोफाउंड दायरे में था,
उसके द्वारा बनाई गई बर्फ की ज्वाला का बैच स्वर्गीय प्रोफाउंड जेड को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, जिसे नष्ट करने के लिए 2 अधिपतियों को पूरे आधे साल का समय लगा था। स्काई प्रोफाउंड दायरे में बर्फ की ज्वाला प्राचीन प्राइमोर्डियल एरा प्रोफाउंड आर्क में एक बड़ा छेद बनाने के लिए पर्याप्त थी। वर्तमान में सम्राट प्रोफाउंड दायरे तक पहुंचने के बाद उनका मानना था कि भले ही यह एक संप्रभु था, वे ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे बर्फ की लौ की शक्ति का पूरी तरह से विरोध करें। बात बस इतनी सी थी कि बर्फ की ज्वाला का आतंक अभी भी उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। उन्होंने मूल रूप से उम्मीद की थी कि आभाहीन बर्फ की ज्वाला के सामने सन मून डिवाइन हॉल के बुजुर्ग निश्चित रूप से इसका तिरस्कार करेंगे और परिणाम स्वरूप वे आहत होंगे और उन्हें बर्फ की लौ का विरोध करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। और भले ही उन्होंने केवल एक हाथ खो दिया हो, फिर भी ये बहुत बड़ा डर पैदा करने के लिए पर्याप्त होगा। आखिरकार यह ऊर्जा थी जिसे उसके मालिक ने लापरवाही से बाहर फेंक दिया था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि 4 महान बुजुर्गों में से एक पलक झपकते ही नष्ट हो जाएगा और प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता के बिना बर्फ की ज्वाला के परिणाम स्वरूप शून्य में जल जाएगा। इसके अलावा ये बर्फ की ज्वाला थी जो पहले ही अपनी आधी से अधिक शक्ति खो चुकी थी। ये दुष्ट ईश्वर की शक्ति थी जो प्राकृतिक नियमों को चुनौती देती थी, बर्फ और आग को एक साथ जोड़ती थी, जिसके परिणाम स्वरूप बिल्कुल भयानक शक्ति उत्पन्न होती थी। इसके अलावा इससे जो ऊर्जा पैदा हुई वह स्वाभाविक रूप से बेहद मजबूत थी। इसने सन मून डिवाइन हॉल के बुजुर्गों की भीड़ को, जो आमतौर पर दुनिया को नीची दृष्टि से देखते थे, डर के मारे राख हो गई और उनकी आवाजें डर के मारे कांपने लगी। आखिरकार जब वे भागे तो वे बदहवास होकर भागे, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। तो ऐसा था, चू युली धीरे से बुदबुदाया। उसकी अभिव्यक्ति से उसका तनाव कम नहीं हुआ, बल्कि उसकी हैरानी और भी बढ़ गई। ये सब एक दिखावा था, लेकिन उनके पास कल्पना करने का कोई तरीका नहीं था कि किस तरह की तकनीकें इस तरह का मुखौटा बना सकती हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब यूचेक दूसरी बार सामने आया तो उसकी अभिव्यक्ति में पहले जैसा कोई अहंकार नहीं था, और इसके बजाय अधिकांश समय उसने अपना सिर झुका लिया, धीरे से और थोड़ा कर्कश होकर बोला। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वह अपने मालिक के सामने आदर दिखा रहा था, जबकि वास्तव में वह सिर्फ एक नकली युनचे था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे हुआ। सन मून डिवाइन हॉल के सभी खलनायक भागने से डर रहे हैं, भागते समय कांप रहे हैं। फैंग हन्यू ने यूचे की ओर देखते हुए अपने हाथों को अपनी छाती के सामने रखते हुए कहा। हाँ, फैंग हेनिक्स्यू ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि यह नकली था, असगार्ड मास्टर बहुत अद्भुत है। उन सभी शक्तिशाली लोगों को डराकर भागने पर मजबूर कर रहा है, उन्हें इतना अधिक कि वे शायद वापस आने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? हाँ, कम से कम जब तक उन्हें सच्चाई का पता नहीं चल जाता, उनमें वापस आने की हिम्मत नहीं होगी। आखिरकार अक्सर एक व्यक्ति जितना अधिक मजबूत होता है, उतना ही अधिक वह मृत्यु से डरता है। भविष्य में इस जगह को न केवल खतरा नहीं होगा, बल्कि यह कहा जा सकता है ये सबसे सुरक्षित जगह होगी। वाह! बोलने के बाद यूचे के सिर में थोड़ा चक्कर सा महसूस हुआ। उसने जोर से हवा छोड़ी और अपनी आंखें बंद कर ली। आज की फसलें बहुत अच्छी थीं और उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। इस तरह न केवल सन मून डिवाइन हॉल अत्यधिक बर्फ के बर्फीले क्षेत्र में वापस आने की हिम्मत नहीं करेगा, बल्कि इस खबर के बाद से उसकी खुद की सुरक्षा का स्तर बहुत बढ़ गया था कि उसके पास एक बेहद मजबूत गुरु है जो स्वर्ग पर कब्जा कर सकता है। सन मून डिवाइन हॉल द्वारा फैलाया गया। उस समय इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन या कौन सी शक्ति उसकी जान लेना चाहती है। उन्हें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या वे मालिक को भड़काने का जोखिम उठा सकते हैं, जिसके कारण सन मून डिवाइन हॉल को डर के मारे अपनी पैंट उतारनी पड़ी थी। हालांकि मास्टर एक मुखौटा था जिसे उसने डिजाइन किया था, दुनिया की चौंकाने वाली लौ की ताकत जो येशी को जलाकर शून्य कर देने में सक्षम थी। इसे नकली नहीं बनाया जा सकता था। इस तरह फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड अपनी कठिन परिस्थितियों से पूरी तरह टूट गया था। इसके अलावा वह निश्चिंत होकर आराम कर सकेगा और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की समस्या को संभालने में सक्षम होगा। असगर्ड मास्टर यूचे की उपस्थिति के कारण मुरो क्यानिक्स्यू धीरे से चिल्लाए और तुरंत यूचे के शरीर को ऊपर उठाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ी। असगार्ड मास्टर इस समय बहुत कमजोर हैं, जल्दी से उन्हें आराम करने के लिए फ्रोजन पैलेस में ले जाएं। सर जियो, कृपया अभी साथ आएं। आह! जियो यू ने शून्य भाव से देखा और फिर जल्दी से अपना हाथ लहराया और असहज भाव से कहा, नहीं, मैं प्रवेश नहीं करूंगा। मैंने बड़े भाई को ये कहते हुए सुना है कि फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के पास नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। जून लियानकी ने आराम से कहा, हालांकि हमारा असगार्ड शायद ही कभी पुरुष आगंतुकों को स्वीकार करता है।
सर्जियो असगार्ड मास्टर के शपथ ग्रहण भाई हैं और हमारे महल के कुलीन अतिथि भी हैं। इसके अलावा सर्जियो ने असगार्ड मास्टर को शक्तिशाली दुश्मनों को पीछे हटाने में मदद की और उन्हें हमारे फ्रोजन क्लाउड असगार्ड का दाता माना जा सकता है। कृपया कम से कम हमें मित्रता का निमंत्रण देने दीजिए। जियो यू ने मदद के लिए यूचे की ओर देखा, जिसे मुरोंग क्यानेक्स्यू ने पकड़ रखा था। तभी पता चला कि उसकी आंखें हल्की सी बंद थीं और उसकी सांसें स्थिर थीं, जैसे कि वह पहले से ही ध्यान की स्थिति में आ गया हो। कोई अन्य विकल्प न होने पर जियो यू ने अपना माथा खुजलाया और शर्मिंदा भाव से कहा, ठीक है, फिर मुझे तुम पर थोपना होगा। आखिरकार इस पूरी तरह से विदेशी भूमि में यूचे के प्राइमेडियल प्रोफाउंड आर्क के बिना उसके पास ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 677 द कपकपी डिवाइन हॉल। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 677 सिहरता हुआ दिव्य हॉल। सूर्य चंद्र पवित्र संदूक की गति अत्यंत तीव्र थी। जल्द ही विशाल हिम क्षेत्र उनसे सैकड़ों मील पीछे था। जब वे ब्लू विंड नेशन से बाहर निकले तो सनमून डिवाइन हॉल के लोग अंततः थोड़ा शांत हुए। उन्होंने अपने माथे को पोंछा जो अभी भी ठंडे पसीने से लथपथ थे। मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में वास्तव में इतना भयानक कोई है। ये जुआनियुन अभी भी डरा हुआ है और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आह, प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का क्षेत्र इतना विशाल है और इस असीमित ब्रह्मांड में कुछ भी अजीब नहीं है। शायद हम वास्तव में एक कुएं के नीचे से आकाश को देख रहे थे। ये गाइंग ने आह भरी। कई सौ साल पहले जब से उसने पहली बार सनमून डिवाइन हॉल में प्रवेश किया था, ये पहली बार था जब वह इतना डरा हुआ था। उस काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति के बारे में सोचते हुए, जो भयावह था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने नरक के द्वार का दौरा किया हो। यह अपमानजनक है। ये जिंगहान ने बेरहमी से मुक्का मारा, जिससे बहरा कर देने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। उछाल। उसकी आवाज नफरत से भरी हुई थी। इस दुनिया में सबसे मजबूत अभ्यासियों में से दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के फीनिक्स भगवान के अलावा किसी के लिए भी मेरे पिता के स्तर को पार करना असंभव है। ऐसा कोई व्यक्ति अचानक कहीं से कैसे प्रकट हो सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति पहले पूरी तरह से अज्ञात क्यों था? युवा मास्टर, कृपया शांत रहें। ये गायंग ने धीमी आवाज में सांत्वना देते हुए कहा, जब कोई उस स्तर तक पहुंच जाता है, अगर वह अज्ञात होना चाहता है, तो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास अपने अस्तित्व की खोज करने की क्षमता हो। युवा मास्टर, क्या आपको अब भी याद है कि वह कैसे दिखाई देते थे? मूल रूप से उसकी आभा का कोई निशान नहीं था, लेकिन एक पल में उसने आकाश और सूर्य को ढक लिया और उसका पूरा व्यक्तित्व भी अचानक हवा के बीच में प्रकट हो गया। यहाँ तक कि जब युनची उसे बुलाने गई तो उसका व्यक्तित्व और आभा भी पूरी तरह से गायब हो गई और फिर हवा से बाहर आ गई। युवा मास्टर, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? ये जिंगहान ने अपने दांत जोर से पीस लिए और धीमी आवाज में कहा, स्वायत्त दुनिया। ये सही है। ये गुयंग का चेहरा सदमे और प्रशंसा से भरा था। हम राजाओं के स्तर पर हम भंडारण के लिए अपनी जगह बना सकते हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति एक निश्चित सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो वह अंतरिक्ष को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता है और अपनी छोटी सी दुनिया बना सकता है। ये बिल्कुल भी झूठी किंवदंती नहीं है। ये सुप्रीम ओशन पैलेस के दिव्य महासागर गुप्त क्षेत्र और प्राइमेडियल प्रोफाउंड आर्क की तरह है, जिस पर यंग मास्टर 3 साल पहले था। भीतर की दुनियाएं प्राचीन युग के दौरान एक अद्वितीय दिव्य शक्ति का उपयोग करके मजबूत चिकित्सकों द्वारा बनाई गई सभी स्वतंत्र छोटी दुनियाएं हैं। एसएसएस। मैंने सोचा कि इस दुनिया में इस स्तर पर मौजूद गहन अभ्यासी पहले ही विलुप्त हो चुके हैं और फिर कभी दिखाई नहीं देंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी। आज मैंने सचमुच किसी को ऐसे देखा है। उसका दायरा इतना ऊंचा है कि हम भी उसे समझ नहीं सकते। जब ये शूरन ने ये शी के बारे में सोचा तो वह बुरी तरह से कांप उठा। उसके जैसा ही मध्यमंच का सम्राट, जो काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की उंगलियों से इतनी लापरवाही से निकली आग की लपटों से जलकर नष्ट हो गया था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अगर वह हमें मारना चाहता है तो यह उस पर हाथ फेरने जितना आसान है। यहाँ तक कि जब उसने हमारे सनमून डिवाइन हॉल का तिरस्कार किया, मुझे ऐसा लगता है कि वह सिर्फ झांसा नहीं दे रहा था। यदि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वह हमें उदाहरण के रूप में उपयोग करना चाहता था, तो हमारे लिए अभी भी जीवित रहना असंभव है। उसने ये जिंगान की ओर देखा और डर के मारे कहा, अगर हम मरते हैं तो हम मरते हैं, लेकिन अगर यंग मास्टर होता तो हम वास्तव में खुद को छुड़ा नहीं सकते, भले ही हम 10,000 बार मरें। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने हम पर हमला करने के विचार से ही तिरस्कार महसूस किया, यहाँ तक कि येशी को मारना भी एक दुर्घटना थी। ये गएंग ने जोर से आह भरी और कहा, उस समय यूचे ने अकेले दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का सामना करने का साहस किया था।
अब उसने सन मून डिवाइन हॉल के लोगों को भी मार डाला और जानबूझकर यंग मास्टर को मौत की छाप भेज दी। इसलिए मैंने पहले ही सोचा था कि उसका समर्थन करने वाला कोई होगा, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसके पीछे का व्यक्ति इतना चौंकाने वाला था और भयावह। लॉर्ड हेवनली मोनार्क को येशी की मृत्यु के बारे में निश्चित रूप से तुरंत पता चल जाएगा। जब हम लौटेंगे तो हमें उसे क्या उत्तर देना चाहिए? ये जुआनों ने अपनी भौहें बंद कर ली और उत्सुकता से कहा, हम क्या कर सकते हैं? निस्संदेह जो कुछ हुआ उसके बारे में विस्तार से रिपोर्ट करें। ये गुयंग ने कहा, हमने इस ब्लोटिन के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उन्होंने 10,000 साल का जिक्र किया, जिसका मतलब है कि वह एक बूढ़ा राक्षस है जो कम से कम 10,000 साल से जीवित है। उनका नाम संभवतः 10,000 साल पहले दुनिया में प्रसिद्ध था, इसलिए हमारे लिए ये सामान्य बात है कि हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना। लेकिन भगवान स्वर्गीय सम्राट के पास वे यादें हैं जो सूर्य चंद्रमा पूर्वजों की पीढ़ियों से चली आ रही हैं, इसलिए वह नाम जान सकते हैं। ये गएंग ने अपना सिर घुमाया, ब्लू विंड नेशन की दिशा में देखा और अविश्वसनीय रूप से गंभीर तरीके से कहा, यंग मास्टर, मुझे पता है कि आप बहुत अनिच्छुक होंगे, लेकिन सन मून डिवाइन हॉल के भावी मालिक के रूप में आपको एक पल या यहाँ तक कि जीवन भर के गुस्से को सहना सीखना होगा। यूचे के समर्थक की ताकत के साथ उसके साथ दुश्मन बनना निश्चित रूप से एक बुद्धिमान निर्णय नहीं है। इस तरह के किसी व्यक्ति की सुरक्षा के साथ और उसकी ताकत में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती गति के साथ, शायद ये वास्तव में खोखले शब्द नहीं है कि 3 साल बाद वह इतना मजबूत हो जाएगा कि पूरे सन मून डिवाइन हॉल को अकेले ही रौंद देगा। इसके अलावा ये बात खुद डोटियन नाम के शख्स ने कही थी। इसलिए इससे पहले कि हम आश्वस्त हों कि हम उसके समर्थक को हिला सकते हैं, हमें उसके दुश्मन नहीं बनना चाहिए। ये जुआनुन की अभिव्यक्ति भारी थी। जैसा कि उन्होंने कहा, हमें पहले से चली आ रही नाराजगी को हल करने के लिए भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की आवश्यकता है। इस मामले को वास्तव में हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हमें तुरंत दिव्य हॉल में लौटना चाहिए और भगवान स्वर्गीय सम्राट को यह निर्णय लेने देना चाहिए कि यूचे के साथ इस मामले को कैसे संभालना है। भले ही यूचे ने सन मून डिवाइन हॉल का सामना करने में ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन ड्रैगन सोल की सक्रियता के तहत प्रत्येक सांस के साथ उसकी मानसिक ऊर्जा की बहुत बड़ी खपत होती थी। इस तरह के सेवन से यदि वह एक सामान्य गहन अभ्यासी होता तो उसे आराम करने में कम से कम कुछ दिन का आराम लगता और ठीक होने में आधे महीने से अधिक समय लगता और इसका एक अपरिवर्तनीय दुष्प्रभाव विकसित होता। यूचे के पास ड्रैगन गॉड ओरिजिन सोल है, इसलिए उसकी मानसिक ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति की दर की तुलना एक नियमित व्यक्ति से नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी वह दोपहर तक ध्यान से नहीं उठा। असगार्ड मास्टर, आप अंततः जाग गए। वरिष्ठ बहनों, असगार्ड मास्टर जाग गए हैं। जैसे ही यूचे ने अपनी आंखें खोली, उसने अपने कान के पास एक युवा लड़की की आश्चर्यचकित होकर चिल्लाने की आवाज सुनी। वह ठंडे बिस्तर से उठा और उसने सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत युवा लड़की को वहां खड़ा देखा। उसके गालों पर खुशी और हल्की लाल चमक थी जो बर्फ के कमल से भी बारीक थी, और उसकी खूबसूरत आंखें बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी। सन मून डिवाइन हॉल को डराने की उसकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के कारण जिस तरह से उसने उसे देखा था स्पष्टतः पहले से भिन्न था। यूचे उठ खड़ा हुआ, अब अपनी मानसिक स्थिति का निरीक्षण किया और युवा लड़की से पूछा, सीनियर सिस्टर हेनेक्सियो, अब क्या समय हुआ है? ये पहले से ही दोपहर का समय है। फैन हेनेक्सियो ने स्पष्ट और मधुर आवाज में उत्तर दिया और उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। असगार्ड मास्टर, आपको कैसे पता चला कि मैं हेनेक्सियो हूँ? मैं ऊपर से नीचे तक अपनी बड़ी बहन जैसी ही हूँ, यहाँ तक कि हमारे शिष्य और वरिष्ठ बहनें जो हमसे सबसे अधिक परिचित हैं। यहाँ तक कि पिछली असगार्ड मालकिन भी हमें अलग नहीं बता सकी, लेकिन असगार्ड मास्टर ने तुरंत मेरा नाम पुकारा। आप भी बहुत आश्वस्त लग रहे हैं। वास्तव में ये बताना बहुत आसान है, यूचे ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही आपकी शक्ल, आवाज, यहाँ तक कि हाव भाव भी लगभग एक जैसे हैं, फिर भी आपके शरीर की खुशबू में थोड़ा अंतर है। शरीर, सुगंध। फैन हेनेक्सियो खो गई थी क्योंकि उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया था। यूचे ने धीरे से कहा, एक योग्य चिकित्सक बनने के लिए किसी को सैकड़ों जड़ी बूटियों की पहचान करना सीखना होगा। कई औषधीय जड़ी बूटियां एक जैसी दिखती हैं, इसलिए उन्हें पहचानने के लिए उनकी गंध पर भरोसा करना चाहिए। यही कारण है कि कई चिकित्सकों की नाक सामान्य लोगों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है। सीनियर सिस्टर हेनेक्यू और सीनियर सिस्टर हन्यू के शरीर की गंध बहुत समान है, लेकिन सीनियर सिस्टर हेनेक्यू के शरीर की खुशबू स्नो फन फूल की गंध के थोड़ी करीब है और सीनियर सिस्टर हन्यू के शरीर की गंध फ्रॉस्टिंग फूल की गंध के समान है।
सामान्य लोग अंतर बताने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए ये कुछ ऐसा है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। स्नो फन फूल, ये किस प्रकार का फूल है? ये पहली बार है जब मैंने इसके बारे में सुना है। फैन हेनिक्स्यू ने पलकें झपकाईं, और इससे पहले कि युनचे कुछ कह पाती, वो खुद बोली, लेकिन नाम बहुत अच्छा है, इसलिए गंध बहुत सुखद होगी। असगार्ड मास्टर, आप बहुत प्रभावशाली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। कोई आश्चर्य नहीं, भले ही आप एक पुरुष हैं। पिछली असगार्ड मालकिन ने अभी भी असगार्ड मास्टर का पद आपको सौंपने पर जोर दिया है। ये बिल्कुल है। अभी भी बहुत कुछ है जो मैं जानता हूँ। यदि सीनियर सिस्टर हेनिक्स्यू इच्छुक हैं, तो मैं इसे केवल सीनियर सिस्टर हेनिक्स्यू को ही दिखा सकती हूँ। यूचे बिल्कुल भी विनम्र नहीं था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ बुरे इरादे लग रहे थे। आह हाँ, असगार्ड मास्टर ने स्वयं कहा था, आपको अपने शब्दों से पीछे हटने की अनुमति नहीं है। फैन हेनिक्स्यू ने खुशी से कहा, लेकिन मैंने कई बार कहा है, ये जूनियर मास्टर है, सीनियर सिस्टर नहीं। मैं समझता हूँ। और ठीक है, सीनियर सिस्टर हेनिक्स्यू, जियो यून अब कहाँ है? वह स्नो क्लाउड हॉल में है। असगार्ड मास्टर, क्या आप और वह सचमुच सौतेले भाई हैं? लेकिन आपका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। जियो यून ने पूरे समय अपना सिर नीचे झुकाया और हमसे बात करने की हिम्मत नहीं की। हमने उसे स्नो क्लाउड हॉल में ठहराया, उसके बाद वह पूरी सुबह बाहर नहीं आया। फैन हेनिक्स्यू ने हंसते हुए कहा। फिर उसने अचानक कुछ देखा और सीधा चेहरा बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा, ये जूनियर मास्टर, जूनियर मास्टर, जूनियर मास्टर है, वरिष्ठ बहन नहीं। भले ही आप अब असगार्ड मास्टर हो, वरिष्ठता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ, वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह ... आपने कभी जूनियर मास्टर की बात नहीं सुनी। फैन हेनिक्स्यू ने अपना पैर दबाया, अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया, और ऐसा लगा जैसे वह परेशान हो गई हो। इस समय दरवाजे पर लगे बर्फ के पर्दे की सील हटा दी गई। मुरोंग कियानिक्स्यू, जून लियानकी, म्यूलानी, चुयूली और फैंग हन्यू, वे पांचों तेजी से अंदर चले आए। जब उन्होंने यूचे को देखा, तो उनकी खूबसूरत आंखें एक ही समय में चमक उठी। असगार्ड मास्टर, आप जाग गए। चाहे वह उनके शब्द हो या उनकी आंखों की झलक, वे सभी गहरी चिंता और देखभाल के साथ थे। 3 साल पहले फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में उसने जो आवाज सुनी थी, वह लगभग पूरी तरह से ठंडी, सर्द और बिना किसी भावना के थी। सबसे पहले जब उन्होंने उनके सभी गहन प्रवेश द्वारों को खोलने और स्वर्गीय ईश्वर की आध्यात्मिक नसों को प्राप्त करने में उनकी मदद की, जिसके बारे में वे सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, तब उन्होंने उन्हें अपनी स्वीकृति दी और यहाँ तक कि कुछ धन्यवाद भी दिया। कम से कम उन्होंने उसके अपवित्र इरादों को ध्यान में रखना बंद कर दिया और फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में शामिल होने का विरोध करना बंद कर दिया। लेकिन ये केवल इतना ही था। लेकिन आज की स्थिति के अनुसार ये बिल्कुल अलग था। उन्होंने पहले फ्रोजन क्लाउड की समस्या को हल किया और फिर सन मून डिवाइन हॉल को पीछे हटने के लिए डरा दिया। वह सन मून डिवाइन हॉल था। पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में केवल कुछ मुट्ठी भर ताकतें थीं जो सन मून डिवाइन हॉल के साथ आमने सामने जा सकती थीं। और इससे भी अधिक बात यह थी कि वह उन सभी को नजरअंदाज कर सकता था। फिर भी इसके बजाय उसने अपनी जान जोखिम में डालकर सीधे सन मून डिवाइन हॉल का सामना किया और इस आपदा का समाधान किया। भले ही उनके दिल बर्फ जैसे ठंडे थे, फिर भी उन्होंने गहराई से कृतज्ञता और गर्मजोशी महसूस की। और असगार्ड मास्टर के रूप में उनकी स्थिति के प्रति कोई अस्वीकृति नहीं थी। मम्मा, मैंने आप सभी को चिंतित किया है। युनचे ने बर्फ के बिस्तर से छलांग लगाई। उसकी नजर खिड़की के बाहर की ओर गई। जमे हुए बादल असगार्ड को इन 6 महीनों की आपदा का सामना करना पड़ा, इसलिए इसे सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। इस दौरान मुझे आपकी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास अभी भी अन्य महत्वपूर्ण मामले हैं, इसलिए मैं अभी यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकता। असगार्ड मास्टर, आप अब जा रहे हैं। मुरोंग कियानिक्स्यू अनजाने में आगे बढ़ गई। लेकिन आप इतने लंबे समय तक कोमा में ही थे, आपके लिए बेहतर होगा कि आप और आराम करें। कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले मैंने केवल अपनी कुछ मानसिक शक्ति ही खत्म की थी। अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। युनचे की भौहें थोड़ी झुक गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, ब्लू विंड नेशन को डिवाइन फीनिक्स साम्राज्य ने उस तरह से कुचल दिया था जैसे वह अब है। ब्लू विंड के राजकुमार संघ की मेरी स्थिति के बारे में भूल जाओ। भले ही मैं केवल सबसे अधिक हूँ ब्लू विंड का सामान्य नागरिक, मैं उन्हें बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 678 तैरते बादल शहर की शैतानी ऊर्जा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 678 तैरते बादल शहर शैतानी ऊर्जा। जूनियर मास्टर युएली, इन 3 वर्षों के दौरान क्या यूचेन की कोई खबर थी? झिझकने के बाद यूचे ने फिर भी सवाल पूछा।
वह अपने दिल में जानता था कि उसे एक निश्चित उत्तर मिलने की संभावना इतनी कम थी कि यह शून्य भी हो सकती थी। ये देखकर कि वह कितना आशान्वित था, चू यूली की अभिव्यक्ति मंद हो गई और उसने अपना सिर हिलाया। ये ठीक है। यू चे ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले मैंने एक बार ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड के मुख्यालय को यूचेन के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने का काम सौंपा था। ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड की क्षमता के साथ और पूरे 3 साल हो जाने के बाद उन्हें कुछ न कुछ अवश्य मिला होगा। हो सकता है उन्हें पहले ही पता चल गया हो कि वह कहाँ है। एमेन। चू यूली ने थोड़ा सिर हिलाया और उसकी खूबसूरत आंखों में आशा की किरणें चमक रही थी। असगार्ड मास्टर, जब आप ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड में जाएं, तो उनसे पूछना न भूलें कि क्या उन्होंने किंग यू के बारे में कोई जानकारी प्राप्त की है। अब जब यहाँ संकट से निपट लिया गया है, तो उसके लिए बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। मैं करूँगा। युनचे ने सिर हिलाया। मुझे कुछ समय के लिए दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में रहना चाहिए। शायद मेरा प्रवास लंबा होगा या शायद छोटा होगा। यदि कोई दुर्घटना हो तो मुझे तुरंत ध्वनि प्रसारण भेजना याद रखें। मेरे पास तुरंत यहाँ वापस आने का कोई रास्ता होगा। यूचे ने फ्रोजन क्लाउड शिष्यों को विदाई दी, प्राइमेडियल प्रोफाउंड आर्क को पुनः प्राप्त किया, अंतरिक्ष की यात्रा की और ब्लू विंड इंपीरियल सिटी लौट आए। कल की तुलना में ब्लू विंड इंपीरियल सिटी आज बहुत अधिक शांतिपूर्ण थी। कम से कम वह बोझिल, अंधेरा और निराशाजनक माहौल आधा हो गया था। प्रिंस कंसोर्ट की वापसी और उनके द्वारा दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की हजारों की सेना को ध्वस्त करने की खबर पहले ही पूरे ब्लू विंड इंपीरियल सिटी और उसके आसपास फैल गई थी, जिससे वह आशा जगमगा उठी जो बहुत समय पहले बुझ गई थी। पति सन मून डिवाइन हॉल के साथ कैसा रहा? जब युनचे वापस आया तो कैंग्यू उसका स्वागत करने के लिए तुरंत बाहर आया। फीनिक्स मुकुट के नीचे उसका कोमल चेहरा गहरी खुशी और थकान से ढका हुआ था, जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। जाहिरा तौर पर क्योंकि वह चिंतित थी, वह फिर से पूरी रात जागती रही। महारानी भाभी, बिग ब्रदर सचमुच बहुत 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 प्रभावशाली था। इससे पहले कि यूचे जवाब दे पाता, जियो यून अपने उत्साह को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, सन मून डिवाइन हॉल के सभी लोग बहुत मजबूत थे। न केवल उनके युवा मास्टर व्यक्तिगत रूप से आए थे, बल्कि कुछ सम्राट भी थे। लेकिन बिग ब्रदर ने एक को जलाकर मार डाला और बाकी सभी डर गए। उसने उन्हें इतना डरा दिया कि वे दोबारा आने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। आह, सातवीं बहन, आपको मेरी जांच करने की जरूरत नहीं है। मैं वास्तव में बिल्कुल भी घायल नहीं हूँ। मैं केवल थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़ा रहा और किसी से झगड़ा नहीं किया। आह ओ। जियो यून के स्पष्ट शब्द स्वाभाविक रूप से उस दृश्य को चित्रित नहीं कर सकते थे, और वह नहीं जानता था कि एक अविश्वसनीय सफलता की सतह के नीचे यूचे की हर सांस ऐसी थी जैसे वह 30,000 मीटर गहरी खाई के ऊपर स्टील के तार पर चल रहा हो। कैंग यू ने आगे कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि यूचे की आंखों में आश्वस्त अभिव्यक्ति को देखकर वह जानती थी कि फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की आपदा का समाधान पहले ही हो चुका था। भले ही उनका प्रतिद्वंद्वी सन मून डिवाइन हॉल था। वह मुस्कुराए और बोली, जब तक सब कुछ ठीक है, इस बार तुम्हें दादाजी के पास जाना चाहिए। एमेन। मैं जियो यून को तुरंत वहाँ ले जाऊंगा। जियो ली और जियो लिंगशी के चेहरों के बारे में सोचते हुए यूचे के दिल में स्वाभाविक रूप से गर्मी प्रवाहित हुई, और फिर ये और मजबूत हो गई। उत्तेजना में इतनी मजबूत हो गई कि उसने लगभग नियंत्रण खो दिया। जियो यू, तैरता हुआ बादल शहर जहां हम अभी जा रहे हैं, वही जगह है जहां आपका जन्म हुआ था। जब हम वहां पहुंचेंगे तो आप अपने वास्तविक सगे संबंधियों को देख पाएंगे, युनचे ने कहा और एक बार फिर प्राइमेडियल प्रोफाउंड आर्क उठाया और मुस्कुराया। जियो यून ने अपना मुंह खोला, कुछ देर रुका और फिर जोर से अपना सिर हिलाया। हाँ, अपने स्वयं के रक्त संबंधियों को ढूंढना और उनसे मिलना और पुनर्मिलन मुख्य कारण था कि वह यूचे के साथ प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में आए थे। मैं भी जाना चाहती हूँ, नंबर 7 अंडर हेवन ने कहा जब वह कूदी और जियो यून की बाह पकड़ ली। आप और जियो यून अब परिवार हैं। आपके बिना हम परिवार से कैसे मिल सकेंगे? आप नहीं जा सकते, युनचे ने मुस्कुराते हुए कहा। युए, मैं दादाजी और छोटी चाची को जल्द ही वापस लाऊंगा। ब्रदर अंडर हेवन, युवा नबा, मैं शाही शहर आप दोनों के लिए छोड़ दूंगा। जीजाजी आप चिंता मत करो, चाहे कितने भी लोगों को भेज दो, यहाँ पास आने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ज़ेया युवा नबा ने अपनी मजबूत भुजाएं उठाई, अपनी मुठ्ठियां एक साथ पकड़ी और अपनी उंगलियां बढ़ा चढ़ाकर चिटकाई। जियो यू, सातवीं बहन, चलो चलें। आह, बस ऐसे ही चले जाओ। क्या हमें कुछ तैयार करना चाहिए? जैसे जियो यून को नहीं पता था कि अचानक क्या करना है। इल्यूसरी डेमन दायरे में 20 वर्षों से अधिक समय तक उन्हें गहरा आकाश बास्टर्ड के रूप में लेबल किया गया था। हालांकि वह 22 साल का था, फिर भी उसने पहले कभी अपने किसी सगे रिश्तेदार को नहीं देखा था।
तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, चलो चलें। युनचे ने जियो यून को पकड़ते हुए कहा। जियो यून की घबराहट की तुलना में वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में प्रवेश करने और दूरी और दिशा निर्धारित करने के बाद केवल एक पल में वे पहले से ही फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के ऊपर हवा में थे। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क को छोड़कर यूचे ने यहाँ की हवा में गहरी सांस ली। आखिरकार मैं फिर से उस स्थान पर लौट आया जहाँ मैं बड़ा हुआ था। हवा में अभी भी एक परिचित गंध थी, लेकिन इस बार बारूद के धुएं की गंध नहीं थी। आसमान में 3000 मीटर ऊपर से युनचे ने चुपचाप अपनी मातृभूमि की ओर देखा, जिससे वह सबसे अधिक परिचित था। ब्लू विंड नेशन प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के 7 देशों में से सबसे छोटा देश था और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी ब्लू विंड नेशन का सबसे छोटा शहर था। अन्य बड़े शहरों की तुलना में यह मूल रूप से शोर शराबा और जीवंत नहीं था, लेकिन फ्लोटिंग क्लाउड सिटी वर्तमान में यूचे की याद से भी अधिक शांत थी। हालांकि संकरी सड़कों पर कुछ लोग थे, लेकिन ये सामान्य से बहुत कम था। जैसा कि कैंग यू ने कहा था, भले ही दिव्य फीनिक्स साम्राज्य ने आश्चर्यजनक रूप से फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में 2 लाख की पूरी सेना भेजी, लेकिन उनका हमला करने का कोई इरादा नहीं था। युनचे की नजर तैरते हुए बादलों के शहर पर पड़ी और वहां लड़ाई का कोई निशान नहीं दिखा। बड़े पैमाने की तो बात ही छोड़ी, छोटे पैमाने की झड़पें भी नहीं थी। सड़कें साफ सुथरी थी, इमारतों को कोई नुकसान नहीं हुआ था और पूरे शहर में दहशत का माहौल नहीं था। इसके अलावा यूचे की स्काउटिंग के साथ फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में सिटी हेड पैलेस की दिशा में सैनिकों का केवल एक सेट था, जो दिव्य फीनिक्स सेना का होना चाहिए था, जिनकी संख्या केवल 100 के आसपास थी। इस परिणाम से युनचे को राहत मिली, लेकिन साथ ही उसके दिल में संदेह पैदा हो गया। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के नागरिक कमजोर थे, शहर छोटा था, जमीन खराब थी और शहर के आसपास संसाधन प्रचुर मात्रा में नहीं थे। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद गहरे जानवर भी निम्नतम स्तर के थे, इसलिए उनका शिकार करने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा इसका स्थान ब्लू विंड नेशन के सबसे पूर्वी हिस्से में था। यह क्षेत्र सुदूर था और सैनिकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, इसलिए इस पर कब्जा करने से फायदे की बजाय नुकसान अधिक होगा। यदि उन्हें इस पर कब्जा करना होता तो दिव्य फीनिक्स सेना के सैन्य बल के साथ कुछ हजार सैनिक और घुड़सवार इसे प्रबंधित करने में सक्षम होते। लेकिन दिव्य फीनिक्स ने 2 लाख सैनिकों की एक सेना भेजी, और यह उनके ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में अपने सैनिक भेजने से पहले की बात है। जैसा कि कैंग यू ने कहा था, 2 लाख मजबूत दिव्य फीनिक्स सेना के यहाँ पहुँचने के बाद वे कभी नहीं गए। लेकिन उनकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य था, तैरता हुआ बादल शहर। हर चीज में एक अजीबता थी जिसे सामान्य ज्ञान से समझाया नहीं जा सकता था। क्या चल रहा है? डिवाइन फीनिक्स एम्पायर फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के लिए क्या करने की कोशिश कर रहा है? बूम टिल्ड टिल्ड, बूम टिल्ड टिल्ड टिल्ड, बूम। पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व से गहरे विस्फोट हुए। कुछ विस्फोट दूर थे और उनमें से कुछ अपेक्षाकृत करीब और उससे भी अधिक केंद्रित थे। युनचे ने पूर्व की ओर देखने के लिए जल्दी से अपना सिर घुमाया, और जब उसकी आंखें उस ओर गईं, तो उसे लाल परछाइयों का एक गुच्छा दिखाई दिया, जो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के पूर्व की ओर असमान परित्यक्त पहाड़ी क्षेत्र में या तो घनीभूत थी या बिखरी हुई थी। उसकी भौहें थोड़ी सी झुक गईं। उसने जितना संभव हो सके तिरछी नजरें झुकाईं और धीरे से देखा कि लाल परछाइयां दिव्य फीनिक्स सेना का हिस्सा थी, जिन्होंने लाल रंग का हल्का कवच पहना हुआ था। वह आवाज क्या है? क्या वहाँ कोई लड़ाई हो सकती है? जियो यून और नंबर 7 अंडर हेवन ने पूर्व की ओर देखा और चिंतित होकर पूछा, ये दिव्य फीनिक्स सेना है। दिव्य फीनिक्स सेना? क्या कोई दिव्य फीनिक्स सेना के साथ युद्ध में हो सकता है? जियो यून ने तुरंत पूछा। उसकी आंखें और नंबर 7 अंडर हेवन की आंखों की तुलना यूचे से नहीं की जा सकती, क्योंकि यूचे के पास क्रोध भगवान की शक्ति थी। नहीं, यूचे ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। उसकी भौहों के बीच गहरी उलझन थी। ऐसा देखने से लगता है कि वे नियंत्रित तरीके से जमीन पर विस्फोट कर रहे हैं। विस्फोट? जमीन? जियो यून की आंखें चौड़ी हो गईं। वे ऐसा क्यों करेंगे? क्या ये सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए हो सकता है? युनचे ने सोचा, अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। आइए अभी उन्हें अनदेखा करें। चलो चलें, हम उतरने जा रहे हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने जीवन की सबसे परिचित जगह की ओर इशारा किया। वह जियो परिवार का आंगन है, और यह वह स्थान भी है जहां मैं 16 वर्षों तक बड़ा हुआ हूँ। दादाजी और छोटी चाची अभी वहीं हैं। जैसे ही युनचे का शरीर उतरने वाला था, जैस्मीन अचानक उसके मन में चिल्लाई, रुको। युनचे का शरीर अचानक रुक गया। जब भी जैस्मिन ने अचानक इस टोन का इस्तेमाल किया होगा तो उसने कुछ ऐसा जरूर नोटिस किया होगा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और कहा, जैस्मिन, क्या गलत है? ये जगह कहाँ है?
जैसे ही जैस्मीन ने अपनी बात खत्म की, उसने खुद ही उस जगह को पहचान लिया। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी। जाहिर है जैस्मिन अभी अभी नींद से उठी थी। युनचे ने उत्तर दिया, मैं अभी यहाँ लौटा हूँ, तुम्हें क्या मिला? क्या यहाँ कुछ गड़बड़ है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैस्मीन काफी देर तक चुप रही और फिर उसने अविश्वसनीय रूप से गहरी आवाज में कहा, क्यों? यहाँ शैतानी ऊर्जा क्यों है? शैतानी शक्ति। युनचे स्तब्ध रह गया। शैतानी ऊर्जा से आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैस्मीन कुछ देर तक चुप रही और उसकी आवाज और भी गहरी हो गई। ये वास्तव में कोई भ्रम नहीं था, वह निश्चित ही आसुरी शक्ति है। शैतानी ऊर्जा। सरल शब्दों में कहें तो ये तब होती है जब एक या अधिक प्रकार की नकारात्मक भावनाएं एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाती हैं। कानून विकृत हो जाएगा और गहन ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी। ये जो शैतान गहन ऊर्जा पैदा करता है वह उसी स्तर की गहन ऊर्जा से भी अधिक मजबूत है, लेकिन इसे नियंत्रित करना भी कठिन है, क्योंकि शैतानी ऊर्जा केवल अत्यधिक नकारात्मक भावनाओं से ही निर्मित होगी। जिनके पास शैतानी ऊर्जा है उन सभी के दिमाग और विश्वास विकृत हैं। वे दुष्ट प्राणी हैं जिनका इस दुनिया में अस्तित्व नहीं होना चाहिए, या फिर उन्हें सीधे तौर पर राक्षस या शैतान कहा जा सकता है। यूचे, यह विमान वास्तव में दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ वास्तव में शैतानी ऊर्जा है, चमेली ने धीमी आवाज में कहा। शैतान के प्रति उसके मन में गहरी घृणा और यहाँ तक की नफरत थी, क्योंकि उसे सबसे भयानक शैतानी जहर से जहर दिया गया था। ये व्यक्ति फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में है। युनचे ने अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा, ये सही है? और ये जियो कबीले के भीतर है जिसमें आप लौटने वाले हैं क्या? युनचे का दिल स्तब्ध रह गया। नीचे जाओ और तुरंत इसकी जांच करो। मैं जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार का व्यक्ति रिलीज हो सकता है इतने निचले स्तर पर शैतानी ऊर्जा। जैस्मीन का स्वर विशेष रूप से असामान्य था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 679 फेन ज्यूचेन। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 679 फेन ज्यूचेन। बड़े भाई, क्या गलत है? यूचे को अचानक अपनी अभिव्यक्ति में बदलाव के साथ रुकते देख जियो यू और नंबर 7 अंडर हेवन दोनों तुरंत तनाव में आ गए। आह, ऐसा लगता है कि यहाँ एक छोटी सी समस्या होने वाली है, यूचे ने असहायता से कहा। चलो नीचे चलते हैं। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सबसे बड़े गहन कृषक कबीले के रूप में जियो कबीला ऊपर से शहर के भीतर विशेष रूप से आकर्षक दिखता था। जिस स्थान पर युनचे उतरा वह स्थान वह नहीं था जहां मुख्य प्रवेश द्वार स्थित था। इसके बजाय वह जियो कबीले के पूर्व की ओर, लगभग अवचेतन रूप से पीछे के पहाड़ों के करीब एक निश्चित आंगन पर उतरा। ये जगह बहुत शांत थी। पूरा जियो कबीला बहुत शांत था। उनके सामने का आंगन बहुत छोटा था और उसमें केवल साधारण साज सज्जा और साधारण घर था। आंगन के एक कोने पर पन्ना हरा अंगूर का एक बाग था और यह अंगूरों से भरा हुआ था जो लगभग पके हुए थे। अंगूर के कुंज के बगल में एक साधारण पत्थर की मेज थी और 2 छोटे स्टूल दिखाई दे रहे थे। दाहिनी ओर का स्टूल भी कई लंबी दरारों से ढका हुआ था। जैसे ही वह आंगन के केंद्र में खड़ा हुआ और अपने सामने सब कुछ देख रहा था, यूचे की आंखों की रोशनी डगमगा गई और वह एक पल के लिए पूरी तरह से चकित हो गया। बड़े भाई, ये जगह है? जियो यून ने उत्सुकता से पूछा कि उसने यूचे की शक्ल कब देखी। युनचे ने धीरे से उत्तर दिया, ये जगह एक ऐसी जगह है जो मेरे जीवन के पहले 16 वर्षों की लगभग सभी यादें संजोए हुए है। आह, ये है बिग ब्रदर यून का घर? नंबर 7 अंडर हेवन ने चारों ओर देखते हुए चौंकते हुए पूछा। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के आम नागरिकों के लिए इस तरह के आंगन का होना भव्य माना जाता था, लेकिन गार्जियन परिवार से पैदा हुए किसी व्यक्ति के लिए, विशेष रूप से नंबर 7 अंडर हेवन में, जो अंडर हेवन परिवार की एकमात्र राजकुमारी थी, इस तरह का घर बहुत ही सरल और जर्जर था। वह यून परिवार का युवा पितामह इल्यूसरी डेमन दायरे का था दानव भगवान, और यहाँ तक कि उसे वह भाग्यवान व्यक्ति भी माना जा सकता है जिसने संपूर्ण मायावी दानव क्षेत्र को बचाया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस स्थान पर यूचे बड़ा हुआ था वह वास्तव में इतना कच्चा होगा। ठीक है, यह मेरा घर है, युनचे मुस्कुराया। जहाँ तक मुझे याद है मैं यही रह रहा हूँ, लेकिन उस समय ये जगह सिर्फ मेरी नहीं थी, मेरी छोटी चाची की भी थी। उस समय हम हर दिन एक साथ बिताते थे। मैं जहाँ भी जाता वह भी जाती और वह जहाँ जाती मैं भी उसके पीछे पीछे चला जाता। हम एक दूसरे की छाया की तरह थे। जब तक मैं 10 साल का नहीं हो गया, तब दादाजी ने कहा कि हमें एक ही आंगन में रहने की अनुमति नहीं है और उन्होंने छोटी चाची के लिए एक नया आंगन ढूंढ लिया। इस वजह से छोटी चाची कई दिनों तक रोती रहती थी और मैं भी इसका विरोध करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता था। हालांकि दादाजी, जो आमतौर पर हमें हर संभव तरीके से लाड़ प्यार करते थे,
वे इस मामले पर किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। उद्धरण चिन्ह। तब से छोटी चाची, जो अब अपने नए आंगन में रहती थी, आमतौर पर चुपके से मेरे पास सोने के लिए आ जाती थी। लेकिन जब दादाजी को उसका पता चला तो उसे बहुत डांट पड़ी। बाद में हमें धीरे धीरे समझ आया कि पुरुषों और महिलाओं के लिए इतना घनिष्ठ होना अनुचित था, इसलिए छोटी चाची अब छिपकर नहीं आती थी। यूचे ने फीकी मुस्कान के साथ धीरे से बताया। उनकी वर्तमान मुस्कान उनकी आत्मा से आती है, बिना किसी अशुद्धि के। उन वर्षों में भले ही दूसरों द्वारा नियमित रूप से उसका मजाक उड़ाया जाता था, कभी कभार उसे धमकाया जाता था और हमेशा दूसरों की अवमानना और दया से भरी आंखों को सहन करता था, क्योंकि उस समय उसकी छोटी चाची थी। उसके खुशी के समय दुख से कहीं अधिक थे, यहाँ तक कि उसकी हीनता की भावना भी धूमिल थी। इन वर्षों के दौरान वह अब इतना गंभीर अपंग नहीं था जिसका कोई भविष्य नहीं था। वह केवल बढ़ता गया, अधिक मजबूत, और अब अधिक से अधिक लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते थे, इतना कि कुछ लोग उससे डरते थे। उनका वर्तमान स्तर जियो संप्रदाय से बहुत अधिक था, जिसे जियो कबीले देवताओं की तरह पूजते थे। फिर भी इसके कारण उनकी दुनिया परीक्षणों और कठिनाइयों से भर गई, जिसके कारण वह उस खुशहाल दुनिया में वापस नहीं लौट पाए जहां केवल छोटी चाची का अस्तित्व था। जब से वह यहाँ आया था, 6 साल से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन यहाँ की हर चीज बिना किसी बदलाव के उसकी यादों में लगभग पूरी तरह से ओवरलैप हो गई थी। चाहे वह गेट हो, खिड़कियां हो, पत्थर की मेज हो या अंगूर का पेड़ हो। यहाँ तक कि 6 साल पहले जिया क्विंग्यू के साथ उसकी शादी के दिन जो लालटेन वहाँ लटकाई गई थी, वह अभी भी वही थी, हालांकि वह पहले ही हवा से खराब हो चुकी थी। पूरा प्रांगण अविश्वसनीय रूप से साफ सुथरा लग रहा था, बिना किसी खंडहर, गंदे स्वरूप के, जिसकी यूचे ने 6 साल पहले छोड़ी गई जगह से अपेक्षा की थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई हर दिन इस जगह पर झाड़ू लगाने आया हो। यूचे आगे बढ़ा और पत्थर की मेज के सामने खड़ा हो गया। उसने हल्के से पत्थर की मेज पर उंगली दबाई, जोर से हिलाया और फिर उसे उठा लिया। धूल का नामो निशान भी नहीं था। ये जगह अभी अभी किसी के द्वारा बह गई थी। यूचे का दिल कांप उठा। क्या ये हो सकता है? लिटिल चे, क्या वह तुम हो? इस दुनिया में ऐसी बहुत कम आवाजें थी जो यूचे की चट्टान जैसी कठोर आत्मा को झकझोर दे, लेकिन जियो लिंगशी की आवाज निश्चित रूप से उनमें से एक थी। यूचे का दिमाग हिल गया और वह लगभग तुरंत ही पलटा। आंगन के प्रवेश द्वार पर हल्के हरे रंग की पोशाक पहने जियो लिंगजी थी। उसकी खूबसूरत, तारों भरी आंखों में पानी जैसी घनी धुंध की परत भरी हुई थी। छोटी चाची, यूचे ने धीरे से कहा। उसकी भुजाएं अनजाने में आगे की ओर उठ गईं। वह इस जीवन की सबसे करीबी, सबसे परिचित और सबसे महत्वपूर्ण लड़की को छूने के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करना चाहती थी। मैं वापस आ गया हूँ। आह, जियो यून आवाज निकाले बिना नहीं रह सकी। उसने जियो लिंगशी की ओर देखा और चकित होकर पूछा, वह है? यूनचे द्वारा बोली गई छोटी चाची ने इस लड़की की पहचान की पुष्टि की। नाजुक स्वभाव वाली यह बेहद खूबसूरत लड़की, जो खुद से भी छोटी लगती थी। उसकी छोटी चाची उसकी अपनी रिश्तेदारी थी। रिश्तेदार। जियो लिंगशी का छोटा सा हाथ उसके होठों पर जोर से दबा और चमकते हुए आंसू जैद मोतियों की तरह गिरे। उस थोड़े से पल में समय रुकने के बाद वह धीरे से रोई और अपने आंसुओं को बिखेरते हुए यूचे पर गिर पड़ी। उसने जोर से खुद को उसकी गोद में फेंक दिया और उसकी दोनों बाहों ने उसे कसकर गले लगा लिया, क्योंकि उसके मूसलाधार आंसुओं ने तेजी से उसकी छाती के एक बड़े क्षेत्र को भिगो दिया। लिटिल चे, लिटिल चे, लिटिल चे, उसने बार बार पुकारा और जल्द ही वह अपनी सिसकियां नहीं रोक सकी। मुझे क्षमा करें छोटी चाची, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 1 महीने में वापस आऊंगा। फिर भी मैंने आपको 3 साल तक दर्दनाक इंतजार कराया है। यूनचे ने एक लूप बनाया और धीरे से लड़की को अपने सीने से लगा लिया। उसकी कमर 3 साल पहले की तुलना में और भी अधिक नाजुक थी और उसका शरीर और भी अधिक नाजुक था। यहाँ तक कि उसकी गहन ताकत भी बढ़ने के बजाय कम हो गई थी। इन 3 वर्षों के भीतर यूनचे लगभग 1 फुट बड़ा हो गया था, जिससे उसकी छाती की लड़की उसके सामने और भी अधिक नाजुक और उत्तम दिखाई देने लगी थी। और जिस बात से यूनचे को सबसे ज्यादा दुख हुआ वह था उसका रोना। वह छोटी चाची को जानता था, जो जोर जोर से हंसती थी और जोर जोर से रोती थी। खासकर उसके सामने वह कुछ भी पीछे नहीं हटती थी और खुद को खुला छोड़ देती थी। लेकिन उसके सामने छोटी चाची भले ही सिसक रही थी, वह वास्तव में उसे दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी, सिसकने की आवाजें न निकालने के लिए, और केवल उसके कंधे हिंसक रूप से ऐंठने जारी रहे। उसमें पहले की तुलना में कम जोश था और उसकी जगह वास्तव में गहरी उदासी ने ले ली थी, जिसने यूचे के दिल को लगभग तोड़ दिया था। इन 3 वर्षों में उसकी मौत की खबर और ब्लू विंड
नेशन की भारी आपदा ने उसके दिल पर कई क्रूर घाव बना दिए थे। यूचे के हाथ चुपचाप खड़े हो गए। उसने अपना सिर उठाया और दर्द की लहरें उसके अंदर तरंगित हो गईं। आंखें, जब मेरे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं था, जब मेरी गहरी नसें अभी भी कमजोर थी, मैं हर दिन जो सबसे ज्यादा देखता था वह छोटी चाची का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। अब जब मैं दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा हूँ, तो ऐसा क्यों है मैं छोटी चाची को हमेशा दुख और पीड़ा सब कुछ देता रहता हूँ। मैं जिस शक्ति का पीछा कर रहा था, वास्तव में मैं ये किस लिए कर रहा था। जियो लिंगशी ने जोर से अपना सिर हिलाया और उसे और भी कसकर गले लगा लिया। वह जिस छाती पर झुकी हुई थी वह पहले से भी अधिक चौड़ी थी, और ये दुनिया में एकमात्र जगह थी जहां वह वास्तव में स्थिर और संतुष्ट महसूस करती थी। अभी भी रोते हुए उसने धीरे से कहा, मुझे पता है वह लिटिल चे था, इसे जानबूझकर मत करो। यह अच्छा है कि लिटिल चे वापस आ गया है। मैंने सोचा था कि मैं लिटिल चे को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मेरा लिटिल चे आखिरकार वापस आ गया, वह बुदबुदाती हुई बोली। किसी को खोने का दर्द और सारी उम्मीदें खो जाने के बाद भी उन्हें एक बार फिर से पाने की खुशी साफ झलक रही थी। युनचे ने हवा की एक लंबी सांस ली। वह अत्यंत दृढ़ स्वर में धीमे स्वर में बोला, छोटी चाची, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी नहीं। युनचे की आवाज अचानक बंद हो गई क्योंकि उसका पूरा शरीर अचानक अकड़ गया। उसकी निगाहें, जो तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी, अचानक उसके पीछे घूम गईं और वह तेजी से घूमा और जियो लिंगशी को अपने साथ ले आया। क्योंकि उस पल में एक अत्यधिक ठंडी आभा ने उस पर अचानक से ताला लगा दिया था। उसके पास जल आत्मा दुष्ट शरीर था, इसलिए वह ठंड से डरता नहीं था, लेकिन जब उस आभा ने उसे घेर लिया तो उसे तुरंत महसूस हुआ एक ठंडी, हृदय भेदी अनुभूति। उसके शरीर के सारे बाल उठकर खड़े हो गए। उसके दिमाग में दो गहरी काली, पैशाचिक आंखें भी उभरी हुई थीं। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक घने और भयानक गुप्त काले नरक में खड़ा हो। इस तरह की घनी, ठंडी, बेहद असुविधाजनक आभा जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। क्या ये वह शैतानी ऊर्जा हो सकती है जिसके बारे में जैस्मीन बात कर रही थी? कौन है भाई? जैसे ही वह मुड़ा, युनचे की नजर एक काली आकृति पर पड़ी जो हवा में तैर रही थी। सिर से पैर तक काले कपड़े पहने हुए वह युनचे से छोटा और पतला था। उसके लंबे बाल रात की तरह काले थे और उसकी कमर के बीच तक पहुंचते थे। उसका रंग कठोर और पीला था और उसकी आंखें बिना किसी रोशनी के बेजान थीं। उसके शरीर से निकलने वाली आभा में एक शीतलता थी जो किसी के अस्थि मज्जा में समा जाती थी। फिर भी युनचे वास्तव में उसके भीतर जीवन का थोड़ा सा भी संकेत नहीं पा सका। ऐसा लग रहा था मानो जो वहां तैर रहा है वह कोई जीवित व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मृत व्यक्ति है, लाश। जब उसने इस काली आकृति का चेहरा देखा तो युनचे की भौहें तेजी से हिल गईं, क्योंकि उसके चेहरे पर गहरा आश्चर्य प्रकट हो रहा था। फेन जियो चेन। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, युनचे की आवाज में एक अलग झिझक थी। उनका बाहरी स्वरूप और अभिव्यक्ति बिल्कुल उनकी यादों में फेन जियोचेन के समान थी। हालांकि जिस फेन जियोचेन को वह जानता था उसकी इस तरह की आभा कभी नहीं थी। इतना ही नहीं, उसे उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति से एक अलग, बर्फ जैसा ठंडा खतरा स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। युनचे वर्तमान में जिस दायरे में था, जिसने उसे खतरे का एहसास कराया, उसमें कम से कम प्रारंभिक चरण के राजाओं की शक्ति थी। और जब उसने 3.5 साल पहले फेन जियोचेन को रिहा किया तो उसकी गहन ताकत केवल स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे में थी। 4 साल से भी कम समय में उसके पास उस स्तर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था जो उसे धमकाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। ये वास्तव में यही लड़का है। चमेली की आवाज में भी वही आश्चर्य था। युनचे, उसका चेहरा अभी भी कठोर था, और जब वह बोलता था, चाहे वह उसकी अभिव्यक्ति हो या काली आंखें, जरा सा भी डगमगाहट नहीं थी। फिर भी उसकी आवाज में बर्फ जैसा ठंडा, हड्डियों को छेदने वाला आक्रोश था। आप अभी भी जीवित हैं। आप वास्तव में अभी भी जीवित हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे को घेरने वाली आभा तुरंत कई गुना ठंडी हो गई। जैसे ही इस काले कपड़े वाले व्यक्ति ने अपना मुंह खोला, युनचे को अब यकीन हो गया कि यह व्यक्ति वास्तव में फेन जियोचेन था, क्योंकि इस तरह की आवाज, इस तरह की लहजा और इस तरह की नफरत बिल्कुल वैसी ही थी जब उन्होंने उसे उस साल रिहा किया था। क्या आप जानते हैं कि जब मैंने सुना कि आपकी मृत्यु हो गई है तो मुझे कितनी नफरत हुई और मुझे कितना कष्ट हुआ। इन वर्षों में मैंने ये भी चाहा है कि तुम मेरे सपनों में वापस आ जाओ ताकि मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर सकूं। फेन जियोचेन के हाथ काली शक्ति की 2 गेंदों के रूप में कांपने लगे, जो तेजी से बड़ी होती गईं और उनके हाथ की हथेली के चारों ओर तैरने लगी। युनचे ने काली शक्ति की 2 गेंदों पर नजर डाली। उसने केवल उन पर नजर डाली, फिर भी इससे उसके पूरे शरीर को बेहद असुविधा महसूस हुई। उसने अपनी निगाहें पीछे हटा ली और बिना पीछे झुके सीधे फेन जियोचेन की ओर देखा।
लगता है तुम्हारा सपना सच हो गया है। हालांकि क्या तुम सच में सोचते हो कि कर तुम मुझे मार सकते हो? फेन ज्यूचेन के जवाब देने से पहले जैस्मीन ने युनचे के मन में ठंडी हंसी उड़ाई। उनकी वर्तमान में गहन शक्ति का स्तर सॉवरेन प्रोफाउंड दायरे के 5वें स्तर पर है। उसकी शैतानी गहन शक्ति के विशेष गुणों के साथ यदि आप उससे आमने सामने लड़ेंगे तो वह निश्चित रूप से आपको मारने में सक्षम होगा। %। युनचे की आंखों का कोना जोर से हिल गया। तुम मजाक कर रहे हैं ना? उस वर्ष जब उसने बनिंग हेवन कबीले को नष्ट कर दिया था तो मुख्य कारण ये था कि उसने केवल फेन ज्यूचेन को बख्शा था क्योंकि उसने जियो लिंगशी को बचाया था और जियो लिंगशी ने उससे विनती की थी। द्वितीय कारण ये था कि वह अवचेतन रूप से विश्वास करता था कि भले ही फेन ज्यूचेन जीवित रहे, वह कभी भी खतरा नहीं बन पाएगा। उस समय 1000 फेन ज्यूचेन्स भी उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा उनकी अद्वितीय विकास गति के साथ भले ही फेन ज्यूचेन की जन्मजात प्रतिभा 10 गुना अधिक थी, फिर भी उनके बीच की दूरी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि वह एक चींटी की तरह मात्र अस्तित्व में न रह जाए। उसके पास जो रक्त संपदा और दैवीय शक्ति थी वह असाधारण थी, जिसकी आम लोग सैकड़ों पीढ़ियों तक भी आशा नहीं कर सकते थे। उनकी गुरु भी जैस्मीन थी, जिनका अस्तित्व ही इस स्तर से परे था। गहन आकाश महाद्वीप पर विकास की गति के संबंध में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उससे आगे निकल सके। ज़ेया युवानबा की आश्चर्यजनक विकास गति इसलिए थी क्योंकि उसके पास अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें थी। ये स्वर्ग विरोधी प्रतिभा भी थी जिसने उन्हें एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी का अनमोल खजाना बना दिया, जो कि नंबर 1 पवित्र स्थान था। उस समय का फेन ज्यूचेन, जो केवल आत्मा के गहन क्षेत्र में था, वह 4 साल की छोटी अवधि में पहले से ही मध्य मंच का सम्राट कैसे बन सकता था? तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? चमेली ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। हालांकि आपको इतना आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। उनकी ताकत वास्तव में खेती से हासिल नहीं हुई थी। यहाँ तक कि उसकी आसुरी शक्ति भी उसकी अपनी इच्छा से उत्पन्न नहीं हुई थी। वास्तव में उसकी आत्मा में एक शैतान मूल का प्रवेश करा दिया गया था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 680 द्वंद्व की व्यवस्था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 680 द्वंद्व की व्यवस्था। शैतान की उत्पत्ति। वह क्या है? आपका बेहतर ध्यान इस बात पर होगा कि पहले मौजूदा स्थिति से कैसे निपटा जाए। इस व्यक्ति में आपको मारने की अत्यधिक प्रबल इच्छा है। जब आप घास नहीं काटते और जड़ें नहीं हटाते तो आप अपने लिए एक विपत्ति छोड़ जाते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो दुर्भाग्य तुम्हें मिलेगा वह इतना बड़ा होगा। जैस्मीन ने ठंडे स्वर में आलोचना की। बड़े भाई, ये व्यक्ति है, मेरा पीछा ना करें। युनचे ने जोर से उसके पीछे अपना हाथ बढ़ाया और ऊर्जा की एक लहर बाहर निकली और जोर से आगे बढ़ रहे जियो और नंबर 7 अंडर हेवन को पीछे धकेल दिया। उसी समय उसने जियो लिंगजी को पकड़ने के लिए अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया और अपना शरीर उसके शरीर के सामने धकेल दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी वही बेकार बकवास हूँ जिसे तुमने इतने साल पहले जीवित छोड़ दिया था? फेन ज्यूचेन की आंखें और स्वर अतुलनीय रूप से अंधेरे और भयावह थे। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए जो घूमती हुई काली शक्ति और ठंडी शोकपूर्ण आभा से ढके हुए थे। इसने हिलाकर रख दिया हवा, जिससे हर किसी के दिल धड़कने लगते हैं। यहाँ तक कि रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी और उसने बोलना जारी रखा, चिंता मत करो, मैं तुरंत तुम्हारी जान नहीं लूंगा। मैं सबसे पहले तुम्हें उस सारे दर्द और पीड़ा का अनुभव करने दूंगा जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में सहा है। फेन ज्यूचेन की आंखें अचानक काली रोशनी से चमक उठी, जो सबसे काली रातों से भी अधिक गहरी थी। उसका हाथ आगे बढ़ा और काली ऊर्जा की एक लहर युनचे के गले की ओर बढ़ी। युनचे के चारों ओर की रोशनी तेजी से कम हो गई और इससे पहले कि ठंड और भयावह ऊर्जा करीब आए, वह पहले ही उसकी हड्डियों में समा चुकी थी। युनचे ने अपने दोनों जीवन में इस तरह की गहन ऊर्जा या आभा पहले कभी नहीं देखी थी। जब उसने मायावी दानव क्षेत्र में हुई ये के साथ मारपीट की थी तो उसकी गिरी हुई शैतान लिप्टों ने भी एक भयावह आभा बिखेरी थी, लेकिन शुद्धता और घनत्व के मामले में इसकी तुलना उस हमले से निकलने वाली आभा से भी नहीं की जा सकती थी जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। ये फेन ज्यूचेन। पिछले कुछ वर्षों में उसके साथ वास्तव में क्या हुआ? युनचे की बाह ऊपर उठी और फीनिक्स की लपटें तुरंत भड़क उठी और उस भयावह और काली ऊर्जा से मिलने के लिए बाहर निकल गईं। लेकिन इस समय जियो लिंगशी अचानक एक चिंतित रोने के साथ उसके सामने दौड़ी और जैसे ही उसने प्रयास किया, उसने अपनी बाहें फैला दी। हमले को रोकने के लिए उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो लिंगशी की अचानक कार्रवाई ने युनचे को बहुत चौंका दिया था, लेकिन उसने अपनी फीनिक्स की लपटों को बुझाकर और जियो लिंगशी को पकड़कर जवाब दिया।
उसके बाद उनकी एकत्रित गहन ऊर्जा पूरी तरह से रक्षा पर केंद्रित हो गई। सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन। लेकिन यूचे अकेले नहीं थे जिनके हाव भाव बदले। फेन ज्यूचेन के हाव भाव भी अचानक बदल गए और उन्होंने जल्दी से अपना फैला हुआ हाथ पीछे खींच लिया। काली गहन ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा जो यूचे की ओर भाग रहा था, उसे तुरंत और बलपूर्वक फेन ज्यूचेन द्वारा वापस ले लिया गया, जबकि शेष ऊर्जा यूचे के सामने इविल गॉड बैरियर पर विस्फोटित हो गई। रंगहीन इविल गॉड बैरियर काले रंग का हो गया था और 1 सेकंड के बाद काली ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जबकि इविल गॉड बैरियर की सतह पर आश्चर्यजनक रूप से मुट्ठी के आकार के कई छेद दिखाई देने लगे थे। इस दृश्य के कारण यूचे के दिल में चिंता की लहर दौड़ गई। ये स्पष्ट था कि डार्क एनर्जी थी, कुछ ऐसा जिसे फेन ज्यूचेन ने लापरवाही से बनाया था, फिर भी यह उसके सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन को आसानी से तोड़ चुका था। सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन एक रक्षात्मक बाधा थी जिसे दुष्ट भगवान की शक्ति का उपयोग करके बनाया गया था, और जब ये किसी हमले को सहन करने में सक्षम नहीं होता था तो ये सीधे रह जाता था। लेकिन इस बार सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन न केवल ढहा नहीं बल्कि घिस भी गया और उसमें कई छेद हो गए। उस अंधेरी गहन ऊर्जा में ऐसी भयानक संक्षारक शक्ति समाहित थी। क्या ये शैतान गहन ऊर्जा के भयानक गुणों में से एक हो सकता है जिसके बारे में जैस्मिन बात कर रही थी? लेकिन फेन ज्यूचेन के दिल में सदमा निश्चित रूप से यूचे से कम नहीं था। वह इस समय जिस प्रकार की भयानक शक्ति का प्रयोग कर रहा था, उसके बारे में वह सबसे स्पष्ट था। सम्राट प्रोफाउंड दायरे की आभा यूचे से निकलती थी, और भले ही इन कुछ छोटे वर्षों में उनकी ताकत में तेजी से वृद्धि चौंकाने वाली थी, एकमात्र सिंहासन अभी फेन ज्यूचेन की नजर में केवल एक दयनीय चींटी थी। यदि वह किसी को नष्ट करना चाहता तो यह हाथ हिलाने जितना आसान होगा, लेकिन यहाँ तक कि एक अधिपति को भी नियंत्रण खोने के कारण अभी जारी की गई शक्ति को रोकने में बेहद कठिनाई होगी। फिर भी यूचे द्वारा इस हमले को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था, और यह स्पष्ट था कि यूचे ने जबरन अपने हमले को बचाव में बदल दिया था। लेकिन ये झटका केवल एक पल के लिए ही रहा, और उसकी नजर यूचे पर नहीं बल्कि जियोलिंगजी पर टिकी थी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसे कोई घाव नहीं हुआ है, उसकी आभा स्थिर हो गई, लेकिन उसके बाद ये तुरंत और भी ठंडी और अधिक गंभीर हो गई। छोटी चाची, क्या आप ठीक हैं? यूचे ने जल्दी से जियोलिंगजी को धक्का दे दिया उसके पीछे। जियोलिंगशी ने अपना सिर हिलाया और उसे पकड़ लिया और बेहद चिंतित स्वर में कहा, मैं ठीक हूँ लिटिल चे, जल्दी करो और चले जाओ, जल्दी करो। वह उन सभी वर्षों पहले का फेन ज्यूचेन नहीं है। अभी वह वास्तव में शक्तिशाली है, किसी भी तरह से आप उसे हरा नहीं सकते। जल्दी करो और चले जाओ, यदि नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगा। छुट्टी, जल्दी से। यूचे, तुम आखिरकार मेरे हाथों में पड़ गए, इसलिए मैं निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम कुत्ते की मौत मरो। ये देखने के बाद कि कैसे जियोलिंगशी ने यूचे की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, फेन ज्यूचेन की आंखें नफरत की आग से चमक उठी और उसके शरीर के आसपास की काली ऊर्जा अचानक उसके चारों ओर भड़क उठी। पलक झपकते ही आकाश और पृथ्वी पर अंधकार छा गया। हवा का प्रवाह पूरी तरह से बंद हो गया क्योंकि आसपास का वातावरण इतना अंधकार में और भयावह हो गया कि ऐसा लगा जैसे हर कोई नारकीय यातनागृह में गिर गया हो। यह क्या है? जियोयू ने अलार्म में कहा और उसने नंबर 7 अंडर हेवन को कसकर ढाल दिया। उसके सामने की दुनिया तेजी से अंधेरी और धूसर हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो क्षेत्र की सारी रोशनी किसी चीज ने तेजी से निगल ली हो। इस तरह का विचित्र दृश्य कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। भले ही वह डेमन इंपीरियल सिटी में बड़ा हुआ था, जो इल्यूसरी डेमन दायरे के भीतर सत्ता के उच्चतम क्षेत्रों का स्थान था। नहीं, जियोलिंगशी तेजी से चिल्लाए और उसने पलटकर अपनी बाहें एक बार फिर फैला दी, अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए यूचे को बचाया। उसने फेन ज्यूचेन की ओर देखा, जिसका पूरा शरीर घूमती हुई काली ऊर्जा से ढका हुआ था, और उसकी कांपती आंखों में एक जरूरी विनती थी। बड़े भाई फेन, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया उसे मत मारो। उद्धरण चिन्ह, मुझे उसे मारने की जरूरत है, फेन ज्यूचेन ने धीमी चीख के साथ कहा। उसने बार बार मेरे सिर पर कदम रखा और मेरी गरिमा को धूल में मिला दिया। उसने मेरे पिता को मार डाला, मेरे दादा को मार डाला और मेरे मालिक को मार डाला। उसने मेरे सभी लोगों को मार डाला कबीला, वे सभी। उसके प्रति मेरी नफरत आसमान तक बढ़ जाती है, और उसके प्रति मेरी नाराजगी इतनी बड़ी है कि सागर भर सकता है। तो मैं अपना बदला कैसे नहीं ले सकता? मैं बेतहाशा कत्लेआम में शामिल नहीं हूँ, लेकिन उसे मेरे हाथों मरना होगा। बिग ब्रदर फेन, जियोलिंगशी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उससे विनती करती रही, भले ही हर कोई आपसे डरता है, लेकिन मैं हमेशा से जानती हूँ कि आप एक खलनायक नहीं हैं जो निर्दोषों के वध पर खुशी मनाते हैं। वास्तव में आपका हृदय अत्यंत दयालु है,
और आप अत्यंत अच्छे इंसान हैं। आपने न केवल मुझे बचाया बल्कि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सभी लोगों को भी बचाया। लेकिन आप अपनी सारी नफरत को दूर क्यों नहीं कर सकते और खुद को भी बचा नहीं सकते? आप हमेशा प्रतिशोध और नफरत के बोझ तले दबे रहते हैं। क्या आप थके हुए महसूस नहीं करते? क्या इससे दर्द नहीं होता? थकान, दर्द क्या होता है? ये चीजें होती हैं। फेन ज्यूचेन की आवाज ठंडी और कठोर हो गई। मैं आज जो कुछ भी हूँ केवल उन्हीं की वजह से हूँ। उसे मारने और अपना बदला लेने की शक्ति प्राप्त करने के लिए मैंने वह दर्द सहा है जो आप सभी की कल्पनाओं से परे है। मैं अभी भी इस विशाल, कभी न खत्म होने वाले दर्द से पीड़ित हूँ। और हर सांस के साथ ये दर्द मुझे याद दिलाता है कि इस शिकायत को कभी न भूलें। यूचे, फेन ज्यूचे ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली के भीतर एक गहरा काला भंवर था जो एक ब्लैक होल जितना काला था। जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैं आपके द्वारा मुझसे किए गए किसी भी अन्य अनुरोध को अस्वीकार नहीं करूंगा। जब तक आपकी इच्छा है, मैं तनिक भी संकोच नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन केवल मेरा प्रतिशोध रोका नहीं जा सकता। गुप्त काला भंवर उपस्थित सभी लोगों की आत्माओं को सोखता हुआ प्रतीत हो रहा था, और यदि एक मजबूत गहन अभ्यासकर्ता उस पर एक नजर डाल ले, तो उस व्यक्ति को एक कंपन महसूस होगा जो उसकी आत्मा से निकल रहा था। जियो लिंगशी अभी भी मौके पर टिकी हुई थी और अपने शरीर से यूचे की रक्षा कर रही थी। उसकी आंखों में याचना धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन उसकी जगह एक भारी संकल्प ने ले ली। लिटिल चे ने आपके पूरे कबीले को मार डाला, लेकिन जब बात आती है, उसके ऐसा करने का कारण मैं ही था। इसलिए यदि तुम लिटिल चे को मारना चाहते हो, तो पहले मुझे मार डालो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फेन ज्यूचेन की छाती तेजी से सूज गई, और जिस हाथ को उसने बढ़ाया वह हल्के हल्के कांपने लगा। नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भले ही मैं खुद को मार डालूं, मैं अब भी निश्चित रूप से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं केवल यह विनती करता हूँ कि आप मुझे यूचे को मारने से न रोकें। तुम्हें पता होना चाहिए कि अपनी ताकत से तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं वास्तव में तुम्हें रोकने में असमर्थ हूँ। जियो लिंगशी की निगाहें दृढ़ और निर्णायक रहीं। लेकिन अगर तुम सच में लिटिल चे को मार डालोगे, तो मैं तुमसे अनंत काल तक नफरत करूंगा, और मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। फेन ज्यूचेन जम गया, और अंधेरी और उदास ऊर्जा अचानक स्थिर हो गई। उसके बाद उसकी आंखें, हाथ और उसका पूरा शरीर हल्की कपकपी से टूटने लगा। उस अंधेरी और निराशाजनक ऊर्जा ने अपनी गति फिर से शुरू कर दी, लेकिन वह व्यवस्थित रूप से इधर उधर घूमने लगी, और उसकी आंखों में नफरत की जगह गहरे और गंभीर दर्द ने ले ली। कोई भी यह नहीं समझ सका कि जियो लिंगशी के शब्दों का उसकी आत्मा पर कितना भयंकर प्रभाव पड़ा। कोई नहीं जानता था कि फेन ज्यूचेन, जो प्रतिशोध की खातिर फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में आया था, उसने इस स्थान पर रहने और प्रस्थान न करने का विकल्प क्यों चुना। न ही किसी को पता था कि फेन ज्यूचेन, जो मूल रूप से प्रतिशोध के लिए हर कीमत पर शैतान मूल को तेजी से अवशोषित करने के लिए अंतहीन पीड़ा सहने को तैयार था, ने फ्लोटिंग में पहुंचने के बाद शैतान मूल के अवशोषण की दर को लगातार धीमा करना शुरू कर दिया। बादल शहर, क्योंकि उसकी दुनिया में जो अंधकार और उदासी से भरी थी, वह उसकी गर्मी का एकमात्र स्रोत थी, उसकी रोशनी का एकमात्र स्रोत थी, और अनजाने में वह शायद उसके हार्ट कंपा देने वाले प्रतिशोध से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी, या कम से कम वह उसके अपने जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। उद्धरण चिन्ह ... हम यूचे ने मूल रूप से फेन ज्यूचेन को ठंडी नजर से देखा था, लेकिन अब उसकी नजरें डगमगा गई थीं और उसकी अभिव्यक्ति से उसका आश्चर्य प्रकट हो रहा था, क्योंकि फेन ज्यूचेन की मूल रूप से बेहद ठंडी और भयावह आभा अराजक होने लगी थी, और उसकी टकटकी और अभिव्यक्ति असाधारण दर्द के साथ विकृत होने लगी थी। यहाँ तक कि बर्फ जैसी ठंडी हत्या का इरादा जो मूल रूप से उस पर हावी था, अराजकता के बीच जल्दी ही नष्ट हो गया। अर्घ, फेन ज्यूचेन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसके मुंह से गहरा लाल खून निकला और गहरे रंग का खून का एक बड़ा बादल फर्श पर बिखर गया। आह! जियो लिंगशी ने चिंता की चीख निकाली, क्योंकि वह पूरी तरह सदमे में थी। क्या हो रहा है? यूचे की भौहें तन गईं और उसने जैस्मिन से पूछा, आपने अभी कहा था कि उसकी शैतानी गहन ऊर्जा कुछ ऐसी चीज नहीं थी जो उसकी अपनी इच्छा से प्राप्त की जा सकती थी, तो क्या वह अचानक उस शक्ति पर नियंत्रण खो रहा है? नहीं, जैस्मिन ने धीमी आवाज में कहा, उसकी गहन ऊर्जा ने उसके दिल पर हमला किया। ऐसा लगता है कि उसका मन और आत्मा अभी जो कुछ हुआ उससे उत्तेजित हो गया था, और उसके मामले में वे बहुत हद तक उत्तेजित थे। यूचे, फेन ज्यूचेन ने उग्रता से अपना सिर उठाया और यूचे को घूर कर देखा। उसका खून से सना चेहरा हल्का सफेद और द्वेषपूर्ण दोनों था।
जो दो शब्द उसने चिल्लाकर कहे उनमें बढ़ती नफरत और हत्या का इरादा था जो पहले की तुलना में कहीं अधिक था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू चे ने धीरे से जियो लिंगजी को अपने पीछे धकेला और धीरे धीरे फेन ज्यूचेन की ओर चलने लगा। लिटिल चे, जियो लिंगशी ने उत्सुकता से यू चे के कंधे को खींच लिया। ऊपर मत जाओ, वह चिंता मत करो। युन चे ने अपने कंधे पर कसकर बंधा हुआ हाथ पकड़कर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, उसके और मेरे बीच की नाराजगी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मिटाया जा सके या ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे उसे रोका जा सके। जब तक मैं जीवित हूँ, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे टाला जा सके। मेरे लिए एकमात्र विकल्प इसका डटकर सामना करना है। छोटी चाची, चिंता मत करो। वह वास्तव में उन सभी वर्षों पहले वाला फेन ज्यूचेन नहीं है, लेकिन मैं भी वैसा युनचे नहीं हूँ। अगर वह मुझे मारना चाहता है तो यह उतना आसान नहीं होगा जितना वह सोचता है। युनचे की आवाज गिर गई, लेकिन वह फेन ज्यूचेन की ओर आगे बढ़ना जारी नहीं रखा। उसने केवल फेन ज्यूचेन की ओर देखा और शांत और धीमे स्वर में कहा, फेन ज्यूचेन, मुझे मारने की आपकी इच्छा इतनी प्रबल है कि आप इसके बारे में सपने देखते हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम पर जो अचानक उपद्रव हो गया है उसका यथाशीघ्र समाधान कर दूं, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता में लंबी और रातों की नींद बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आज ऐसी मुठभेड़ का समय नहीं है, चूंकि इस समय मेरे पास निपटने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मेरे पास अभी आप पर बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। और जहाँ तक आपकी बात है, यू चे ने लंबी और शांत हंसी दी, जब तक मेरी छोटी चाची मेरी रक्षा के लिए यहाँ है, अगर आप चाहें तो भी मुझे मारना मुश्किल होगा। फेन ज्यूचेन की आंखें तश्तरियों में फैल गईं, और उसके शरीर के चारों ओर काली ऊर्जा भयंकर रूप से फूल गई। लेकिन इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, यूचे की अभिव्यक्ति और आवाज तुरंत गहरी हो गई, क्योंकि यूचे ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पूर्व की ओर इशारा किया। लेकिन आपके और मेरे बीच की शिकायतें कुछ ऐसी हैं जिन्हें हमें सुलझाना होगा, चाहे कुछ भी हो, और यह केवल हम दोनों के बीच ही तय हो सकता है। तो अब से 3 महीने बाद पूर्वी सागर पर, जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, आइए हम मौत से द्वंद्व करें। उस समय मैं अकेला आऊंगा और किसी और को साथ नहीं लाऊंगा। और जहाँ तक आपकी बात है, यूचे की आंखें हल्की सी झुक गईं। अगर तुम्हें डर है कि तुम्हें पूर्वी सागर में हमेशा के लिए दफनाया जाएगा, तो जितनी चाहो उतनी मदद लाओ। ठंडी हवा में दोनों की निगाहें टकराईं, एक नफरत से भरा हुआ था और दूसरा स्थिर पानी की तरह शांत था। अचानक फेन ज्यूचेन का शरीर एक अतुलनीय गहरी काली रोशनी के साथ फूट पड़ा और सभी की आंखों के सामने एक पल के लिए पूर्ण अंधकार दिखाई देने लगा। अंधेरा दूर होने के बाद फेन ज्यूचेन का शरीर दृष्टि से ओझल हो गया था और यहाँ तक कि उसकी आभा भी पूरी तरह से गायब हो गई थी। यूचे का हाथ धीरे धीरे गिर गया और उसने चुपचाप राहत की सांस ली, लेकिन उसकी भौहें अभी भी तनी हुई थी। मायावी दानव क्षेत्र से लौटने के बाद से 2 दिनों में उसे एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ा, और प्रत्येक समस्या पिछली से भी बड़ी थी। उसने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि जिस फेन ज्यूचेन को उसने उस दिन छोड़ दिया था और इसके बारे में दूसरा विचार भी नहीं किया था, वह वास्तव में इस तरह के चौंकाने वाले अंदाज में उसके सामने फिर से प्रकट होगा। आह, ये सचमुच सच है कि यदि आप जड़ें भी नहीं उखाड़ते तो विपत्ति आती है। युनचे ने अपना माथा खुजाया, क्योंकि ये शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।